हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अम्मीफाई। सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी पीवाईक्यू सीरीज़ को, जिसमें हम करेंगे यूपीएससी सीएससी का 1990 का पेपर। इसके बाद में हम मूव फॉरवर्ड करेंगे अपने सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, जियो साइंटिस्ट एंड ईपीएफओ के पेपर के टूवर्ड्स, राइट। तो हम कैसे करने वाले हैं, अगर मान लो कि इन इन चार ऑप्शंस में से आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो इसमें हम लोग ऐड ऑन करेंगे। एंड जो बाकी के बचे हुए ऑप्शंस नहीं हैं, उनमें भी हम कुछ जो है वो एडिशन साथ साथ करते जाएंगे, राइट। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप अपनी नोटबुक एंड पेन को उठा सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, राइट। जो आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस में हो सकता है कि वहाँ से कुछ जो एग्जामिनर है आपका जो क्वेश्चन है उसको फ्रेम कर दे। सो पहला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, हु अमंग द फॉलोइंग। आपको इनमें से बताना है कि ऐसे वो कौन से इंसान हैं, वो कौन से शख्स हैं जो पहले रेवोल्यूशनरी थे और उसके बाद में वो योगी बन गए एंड फिलोसफर बन गए, राइट। तो आपके पास में ये हैं चार ऑप्शंस। देखो, मैं आपको टाइम नहीं दूंगी बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप वीडियो को पॉज करके खुद सोच सकते हो कि आपका आंसर क्या रहेगा, ठीक है। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय एंड आगाकर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका रहेगा वो रहने वाला है आपका अरबिंदो घोष। कौन सा रहेगा? अरबिंदो घोष, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में हम लोग कि इस ऑप्शन में हम लोग क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। देखो, दो तरह से आप पेपर को सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट तरीका आपका रहता है कि आपने देखा करेक्ट आंसर क्या है और आप आगे बढ़ गए, ठीक है। और सेकेंड आपका जो तरीका रहता है वो ये रहता है कि आपने आंसर देखा कौन सा करेक्ट है, उसमें ऐड ऑन कर लिया, एंड जो बचे हुए ऑप्शंस हैं उनमें भी आपने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन कर लिया, ठीक है। तो आ जाओ। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या था? अरबिंदो घोष था। ये पहले क्या थे? ये रेवोल्यूशनरी थे जो बाद में जाके क्या बनेंगे? योगी एंड फिलोसफर बन गए। अब देखो, इन्होंने इनिशनली जो पार्टिसिपेट करा था, सबसे पहले वो करा था इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के अंदर में, ठीक है। तो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के अंदर में आपके अरबिंदो घोष ने पार्टिसिपेट करा था एज अ रेवोल्यूशनरी। कैसे पार्टिसिपेट करा था? एज अ रेवोल्यूशनरी। और ये सीक्रेट सोसाइटीज थी जो आपकी अनुशीलन समिति, ठीक है। ये आपकी एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो कि किसके खिलाफ बनाई गई थी? ब्रिटिश रूल के खिलाफ बनाई गई थी। तो ये इसमें भी इन्वॉल्व रहे और इन्होंने वहाँ पे प्रमोट करा उन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को जो किन के अगेंस्ट में थी? ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में थी। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो आपकी अनुशीलन समिति है इसको फाउंड किसने करा था, ठीक है। तो इसको बनाया किसने था? हु फाउंडेड दी अनुशीलन समिति? तो आपको ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ओके। इसके बाद क्या हुआ था कि एक आपका बहुत फेमस जो केस आपको देखने को मिलेगा, अलीपुर का केस आपको देखने को मिलता है, बहुत फेमस केस है। तो अगर आपको पता है कि कौन सा केस है तो आपको मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है। नहीं पता तो ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी जब इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस केस के बाद में क्या हुआ था कि इनको जेल हो गई थी, और इसके बाद में इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो आपकी पॉलिटिक्स थी, ठीक है, कि विड्रॉ फ्रॉम द एक्टिव पॉलिटिक्स। तो इन्होंने क्या करा था, जो पॉलिटिक्स थी उससे विड्रॉ कर लिया था। उसके बाद में ये पौंडीचेरी चले गए, जहाँ पे ही इमर्स हिमसेल्फ इनटू द स्पिरिचुअलिटी एंड बिकेम अ योगी एंड फिलोसफर, ठीक है। तो इस जब देखो क्या हुआ कि अलीपुर जो केस हुआ था आपका, यहाँ पे ना बॉम्ब वगैरह फेंके गए थे तो वुमेन्स की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद में इनको जेल होगी। तो जेल के बाद जब इन्होंने अपना पॉलिटिक्स से विड्रॉ कर लिया, उसके बाद ये कहाँ चले गए? पौंडीचेरी चले गए, ठीक है। और वहाँ पे ये बन गए योगी। और इन्होंने क्या फाउंड करा था? ही फाउंडेड द श्री अरबिंदो आश्रम, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ जो अरबिंदो आश्रम है वो किन्होंने बनाया था? सो ये ही फाउंडेड दी अरबिंदो आश्रम, ठीक है। एंड डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रेगल योगा एंड ब्लेंडिंग स्पिरिचुअलिटी विद द लाइफ। तो इन्होंने कौन से कॉन्सेप्ट को, एंड आई एम सॉरी इफ माई टंग इज ट्विस्टिंग, actually it's too cold over here so I'm not able to write and speak properly, so I'm sorry for the tongue twisting. तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक तो अरबिंदो आश्रम बनाया था एंड डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेग्रल योगा एंड ब्लेंडिंग स्पिरिचुअलिटी विद द लाइफ, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। हमारा एक ऑप्शन था बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, जिनको लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आपको पता होगा कि हम बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। एंड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, और फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी किनको बोला जाता है? वो बाल गंगाधर तिलक जी को बोला जाता है। तिलक वॉज अ की लीडर ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा है तो आपने ये चीज़ वहाँ पे पढ़ी होगी। और जो आपकी बाल गंगाधर तिलक थे जो हमारे, ये किस में बिलीव करते थे? ये बिलीव करते थे सेल्फ रूल के अंदर, मतलब ये बोलते थे कि स्वराज इज माई बर्थ राइट।
तो मान लो आप कोई वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ लोकमान्य तिलक, मतलब लोकमान्य के नाम से किनको जाना जाता था, तो वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक। और फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको बोला जाता है, किनको इस टाइटल से जो है वो जाना जाता है, तो वो भी कौन है, आपके बाल गंगाधर तिलक है। और सेल्फ रूल के अंदर कौन बिलीव करते थे, या फिर स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये स्टेटमेंट किन्होंने दी थी, तो ये किन्होंने दी थी, बाल गंगाधर तिलक ने दी थी, ठीक है। सो हाउएवर ही वॉज नॉट अ रेवोल्यूशनरी, ये रेवोल्यूशनरी नहीं थे। देखो 4 ऑप्शन थे ना, ठीक है, 4 ऑप्शन में क्या था कि आपको बताना है कि कौन रेवोल्यूशनरी थे और बाद में जाके वो योगी एंड फिलोसफर बन गए थे। तो उनमें आपके अरबिंदो घोष का तो आपको पता चल गया, लेकिन जो आपके बाल गंगाधर तिलक थे ये रेवोल्यूशनरी नहीं थे, ठीक है, मिलिटेंट सेंस में रेवोल्यूशनरी नहीं थे, एंड नेवर ट्रांजिशन इनटू अ योगी एंड फिलोसफर, ये कभी योगी और फिलोसफर नहीं बने आपके, ना तो ये रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है, ना ही ये आपके योगी एंड फिलोसफर कभी जो थे वो बने थे, इसीलिए ये आपका ऑप्शन जो था वो आंसर नहीं था। ही फोकस मोर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, इन्होंने ज़्यादातर फोकस किस पे करा था कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिफॉर्म्स लाए जाएं, एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाए जाएं, एंड मास मोबिलाइजेशन थ्रू जर्नल्स लाइक केसरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि बताओ जो केसरी है, ठीक है, ये किसकी है, तो ये किनकी है, ये है आपकी, सॉरी नो 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 नो, पेपर में ये क्वेश्चन आपका बनेगा कि बताओ जो मास मोबिलाइजेशन करी गई थी, जो आपकी केसरी थी, इसके द्वारा वो किन्होंने करी थी, तो वो किन्होंने करी थी, आपके बाल गंगाधर तिलक ने करी थी, ठीक है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो कि आप अपने जो नोट्स हैं इन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और यस, बोलते बोलते चुप हो गई कि जो केसरी है ना, यस, ये इसको किसने फाउंड करा था, ठीक है, ये एक मराठी न्यूज़पेपर होता था आपका केसरी, तो इसको भी फाउंडेड करा था, सो द केसरी न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड बाय दी बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपका शायद 1881 में जो था ना केसरी जो न्यूज़पेपर था, इसको आपका बाल गंगाधर जी ने स्टार्ट करा था, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हमने देखी कि भाई बाल गंगाधर तिलक आपके रेवोल्यूशनरी नहीं है, और जो केसरी आपका न्यूज़पेपर है, ठीक है, ये किनकी देन है, तो ये है हमारे बाल गंगाधर तिलक जी की वजह से आपको देखने को मिलेगा। और इसी के ज़रिए इन्होंने क्या करा था, मास मोबिलाइजेशन जो थी वो करी थी, मतलब यहाँ पे वो लिखते थे, ठीक है। और इन्होंने किस चीज़ पे मोर फोकस करा था, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पे एंड एजुकेशन पे इन्होंने क्या करा था, फोकस करा था। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन था लाला लाजपत राय जी, ठीक है। तो इनको पॉपुलरली जाना जाता है लॉयन ऑफ द पंजाब के नाम से, ठीक है। तो शेर पंजाब किनको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है आपका लाला लाजपत राय जी को, ठीक है। एंड ही वॉज अ सिग्निफिकेंट नेशनलिस्ट लीडर एंड मेंबर ऑफ दी, देखो एक फेमस है ना लाल बाल पाल, ठीक है। तो लाल बाल पाल में जो आपके लाल है वो तो हो गया आपके लाल लाजपत राय, अब बाल पाल आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन है, तो इन तीनों का ट्रायो था, ठीक है। तो जिसमें कि आपके लाल कौन हो जाएंगे, लाला लाजपत राय हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने क्या करा था, इन्होंने प्रोटेस्ट करा था ब्रिटिश के अगेंस्ट में थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स, ठीक है, बिल्कुल ही जो थे इनके जो मीन्स थे, जो इनके ज़रिए थे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने थे, प्रोटेस्ट करने के अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो बिल्कुल भी वायलेंट नहीं थे, ठीक है। सच एज ड्यूरिंग द साइमन कमीशन, जो आपका जो आपकी कमीशन जब इंडिया में आई थी, जब उसके खिलाफ आपका प्रोटेस्ट करा गया था, तो वो प्रोटेस्ट भी आपका कैसा था, वो प्रोटेस्ट भी आपका कैसा था, नॉन वायलेंट था। कैसा प्रोटेस्ट था आपका, नॉन वायलेंट था, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग सॉरी फॉर माई टंग ट्विस्टिंग बिकॉज इट्स टू कोल्ड ओवर हियर, आई कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज ऑफ द कोल्डनेस, ओके। सो वाइल ही हैड अ स्ट्रॉन्ग रेवोल्यूशनरी जील, बेशक इनके अंदर एक रेवोल्यूशनरी एक जील थी, ही डिड ट्रांजिशन इनटू स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी, मेकिंग दिस ऑप्शन इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट क्यों रहा, क्योंकि भाई इन्होंने बिल्कुल भी ये बाद में जाके कोई योगी या फिलॉसफर नहीं बने, ठीक है। तो इसकी वजह से ये आपका क्या हो गया था, ऑप्शन रॉन्ग हो गया था। उसके बाद अगाकर जो थे आपका नेक्स्ट ऑप्शन था, इनको देखते हैं, ठीक है। एक सोशल रिफॉर्मर थे, एजुकेटर थे और जर्नलिस्ट थे, कहाँ के, महाराष्ट्र के। तो गोपाल गणेश अगाकर ये कौन थे, ये आपके एक सोशल रिफॉर्मर थे, एजुकेटर थे एंड जर्नलिस्ट थे, कहाँ के थे, ये महाराष्ट्र के। पेपर में कई बार ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है, मान लो वहाँ पे लिख दिया कि गोपाल गणेश अगाकर और वहाँ पे सामने लिख दिया आपका जर्नलिस्ट, ठीक है। और अगर आपको पता ही नहीं होगा ये कौन थे, तो आप इस ऑप्शन को इनकरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने फोकस किस चीज़ पे करा, अब देखो अगर ये एजुकेटर है
और सोशल रिफॉर्मर हैं और जर्नलिस्ट हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा प्रमोट कर रहे होंगे, ठीक है, एजुकेशन को प्रमोट कर रहे होंगे। एंड इन्होंने फोकस करा रैशनलिज्म पे। किस पे फोकस करा? रैशनलिज्म पे इन्होंने फोकस करा। एंड इन्होंने फोकस करा कि भाई क्या करा जाए, जो सोशल इविल्स हैं आपके, जैसे कास्ट हो गया है ना, कास्ट के बेस पे लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो उस चीज़ों को ख़त्म करा जाए, ठीक है। सो इन्होंने क्या करा, इन्होंने रैशनलिज्म पे फोकस करा, एजुकेशन को प्रमोट करा, और एंड अबॉलिशिंग सोशल इविल्स लाइक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ना तो ये रेवोल्यूशनरी थे और ना ही ये कभी किस में गए आपके, ये फिलोसफर बने, तो जिसकी वजह से ये ऑप्शन तो आपका आंसर में आ ही नहीं सकता। फाइन। उसके बाद में मेट्रियार्किकल सिस्टम जो था वो कहाँ पे देखा जाता है? ये 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा नियार्स एंड खासिस, ठीक है। इनमें आपको जो है वो मेट्रियार्किकल सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है। अब ये मेट्रियार्किकल सिस्टम क्या है? एक तरह की ये फॉर्म है आपकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, जहाँ पे वियर लीनेज एंड इनहेरिटेंस जो है वो आपका ट्रेस करा जाता है आपके मदर से, ठीक है। कहाँ से करा जाता है? आपकी मदर से। जो आपके नयार्स हैं, जो आपके केरला के हैं, और जो खासिस हैं जो मेघालय के हैं, ये फॉलो करते हैं आपका, देखो जो आपके नियार्स हैं केरला के, ये फॉलो करते हैं देखो एक तो इनके नाम ऐसे होते हैं, ठीक है, तो जो भी प्रोनाउंसिएशन है आप मुझे करेक्ट बता देना। सो फिलहाल के लिए हम इसको प्रोनाउंस करते हैं मरुमक्कथम। मरुमक्कथम, ठीक है। तो एक सिस्टम है आपका ये, जहाँ पे जो प्रॉपर्टी है इज पास थ्रू द फीमेल लाइन। तो फीमेल लाइन में क्या करी जाती है? प्रॉपर्टी को पास करा जाता है। कहाँ पे? जो नियार्स है केरला के, ये कौन सिस्टम को फॉलो करते हैं? ये फॉलो करते हैं मरुमक्कथम सिस्टम। अब इसमें क्या होता है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपकी फीमेल लाइन्स के थ्रू क्या करी जाती है? पास करी जाती है। अब पेपर में 2 तरह से क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, देखो एक तो हमने देख लिया, ये बताओ कौन कौन से जो है वो मेट्रियार्किकल सिस्टम को फॉलो करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो नियार्स हैं वो कहाँ के हैं, तो आपको पता चल गया कि ये लोग कहाँ के हैं, ये लोग आपके कहाँ के हैं, ये लोग आपके केरला के हैं, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा सिस्टम आ सकता है कि लिख के आ जाएगा पेपर में कि मरुमक्कथम किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये आपका एक सिस्टम है जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी को पास ऑन करा जाता है फीमेल लाइन के थ्रू। एंड दूसरा लिख के आ जाएगा इसके आगे, मान लो कि नायार्स लिख के आ गया, तब आपको पता होगा कि ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसी चीज़ को कौन फॉलो करते हैं? इस सिस्टम को कौन फॉलो करते हैं? सिस्टम को फॉलो करते हैं आपके नयार्स, जो कहाँ के हैं? केरला के हैं, ठीक है। उसके बाद में जो खासीज हैं, जबकि मेघालय के हैं, कह रहे हो खासी जयंती पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो जो आपके खासीज मेघालय के हैं, ये भी फॉलो करते हैं, दे ऑल्सो फॉलो दी मैट्रिमनी वियर चिल्ड्रन टेक द मदर सरनेम एंड इनहेरिटेंस पासिस थ्रू द यंगेस्ट डॉटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो अपनी मदर का सरनेम लेते हैं, एंड जो इनहेरिटेंस है वो पास करती है टू द यंगेस्ट डॉटर। ओके। अब उसके बाद में बाकी ऑप्शन हमारा आंसर क्यों नहीं थे? देखो देखो हमने पढ़ा कि जो नायार्स हैं वो तो फॉलो करते हैं मेट्रियार्किकल सिस्टम, ठीक है। लेकिन जो आपके नागास हैं, नागास कहाँ के हैं? ये नागालैंड के हैं। अब देखो ये वाला तो हमने देख लिया, ये तो था ही, पर क्योंकि ये नहीं है और ये नहीं है, जिसकी वजह से हमारा ये आंसर नहीं बना। नायार्स कहाँ के हैं? केरला के। सिस्टम कौन सा फॉलो करते हैं? मेट्रियार्किकल। बट जो नागाज है ये कहाँ के हैं? ये हैं आपके नागालैंड के, और ये सिस्टम फॉलो करते हैं पेट्रियार्किकल सिस्टम, ठीक है। लेकिन और जो मीनाज है, मीनाज कहाँ के हैं? ये राजस्थान के देखने को मिलेंगे, और ये भी फॉलो करते हैं पेट्रियार्किकल सिस्टम आपका, ठीक है। तो आपने बोला कि ये तो मेट्रियार्किकल है, बट ये दोनों पेट्रियार्किकल हैं, जिसकी वजह से ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। अब उसके बाद जो आपके देखो ये तो हो गया, ये दोनों ही क्या फॉलो करते हैं? मेट्रियार्किकल फॉलो करते हैं। लेकिन जो भिल्स हैं आपके, नियार्स कहाँ के? केरला के। ये कहाँ के हैं? आपके मेघालय के। लेकिन जो भिल्स हैं, जो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगे, ये फॉलो करते हैं पेट्रियार्किकल। क्या फॉलो करते हैं? पेट्रियार्किकल, जिसकी वजह से आपका ये ऑप्शन भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। और नागास और खासिस, देखो दोबारा वही बात आ गई, खासिस कहाँ की हैं? खासिस आपके मेघालय के हैं, ठीक है। तो ये क्या सिस्टम फॉलो करते हैं? ये आपका फॉलो करते हैं मेट्रियार्किकल। और दूसरी तरफ आपके जो नागाज हैं, ये कहाँ के हैं? ये हैं आपके नागालैंड के, और ये फॉलो करते हैं पेट्रियार्की, जिसकी वजह से ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। देखो कौन कौन पेट्रियार्की को फॉलो करते हैं? नागाज कहाँ के हैं? नागालैंड के। मीनास राजस्थान के, ठीक है। भिल्स मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के, और नागाज आपके नागालैंड के। फाइन। तो ये कौन क्या फॉलो करते हैं? ये आपका पेट्रियार्की को फॉलो करते हैं। अगला ऑप्शन आपका रहेगा, देखो आज की क्लास शायद थोड़ी ऐसी ही रहेगी, आई एम सॉरी बिकॉज आई एम नॉट एबल टू डिलीवर इट प्रॉपरली ड्यू टू दी कोल्ड वेदर, नॉट जस्ट कोल्ड, इट्स टू कोल्ड, सो माई हैंड्स आर नॉट वर्किंग एंड आई एम ऑल्सो नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। प्लीज़ पार्डन मी फॉर इट।
आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि कल और अच्छे से मैं डिलीवर कर पाऊँ। तो आज जैसे चलता है चलता रहे, बट आप प्लीज़ रिव्यू ज़रूर कर देना, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ नो चेंजर। तो नो चेंजर जो है वो कौन नहीं है। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो आपने इस चीज़ को वहाँ पे डेफिनेटली जो है वो देखा होगा, ठीक है। तो देखो 4 ऑप्शन आपके पास में हैं। तो पहला ऑप्शन आपके पास में डॉक्टर अंसारी, देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देन सरदार पटेल एंड देन मोतीलाल नेहरू। तो आपको बताना है कि इनमें से नो चेंजर कौन नहीं है। तो आपका आंसर रहेगा मोतीलाल नेहरू। कौन रहेगा? मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो अब देखो नॉन चेंजर्स है कौन। तो मेरे हाथ बिल्कुल भी नहीं चल रहे, आई एम सॉरी। तो द नॉन चेंजर वर लीडर्स जिन्होंने अपोज करा था द री एंट्री इनटू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंशन। देखो जब आपकी नॉन कॉपरेशन जब मूवमेंट थी, आपको मुझे बताना है ये कब स्टार्ट करी गई थी, ठीक है, और किसने स्टार्ट करी थी और ये मूवमेंट थी क्या। जब इसको सस्पेंड करा गया था 1992 के अंदर, तब क्या करा गया था, कुछ लोग थे आपके, कुछ लीडर्स थे जिन्होंने अपोज करा था कि वो लोग ना री एंट्री नहीं करने देंगे इनटू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है। तो दे बिलीव्ड इन द कंटिन्यूइंग गांधीज कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। तो वो बिलीव करते थे किसमें? गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को कंटिन्यू करने में। तो उन्होंने अपोज करा कि हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो किन्होंने अपोज करा था? तो अपोज करा था आपके डॉक्टर अंसारी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सरदार पटेल ने। लेकिन मोतीलाल नेहरू जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, बल्कि मोतीलाल नेहरू जी ने क्या करा था, उन्होंने सपोर्ट करा था स्वराजिस्ट को, लेड बाय हिम, ठीक है, एंड सी आर दास। इनको जो थे वो लीड कौन कर रहे थे? मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास आपके। वो वांटेड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, जो क्या चाहते थे कि भाई इलेक्शन हो, ठीक है, ये लोग चाहते थे। लेकिन नॉन चेंजर्स क्या थे? ये अपोज कर रहे थे री एंट्री को, ठीक है। एंड एंटर द काउंसिल टू फाइट कॉलोनियल रूल फ्रॉम विद इन। उन्होंने बोला कि हम काउंसिल में एंट्री करेंगे और वहां से जो कॉलोनियल रूल है उसके खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन जो नॉन चेंजर्स थे ये क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे भाई नहीं, हम लोग री एंट्री नहीं करेंगे, किसमें? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहिए कि नॉन चेंजर्स कौन थे और नॉन चेंजर्स कौन नहीं थे। और नो चेंजर्स उनको बोला जाता है जिन लोगों ने अपोज करा था री एंट्री को इनटू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जब आपकी नॉन कॉपरेशन जब मूवमेंट चल रही थी, उसके सस्पेंशन जो आपका हुआ था 1922 के अंदर में, ठीक है। और जो दूसरी तरफ मोतीलाल नेहरू थे, ये सपोर्ट कर रहे थे आपके स्वराजिस्ट को, और इनको लीड भी कर रहे थे ये मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास मिलके। और ये लोग चाहते थे कि भाई इलेक्शंस को दोबारा कराया जाए और हम दोबारा से काउंसिल्स के अंदर जाएं और काउंसिल्स का पार्ट बन के हम लोग जो है वो अंग्रेजों के रूल के खिलाफ में जो है वो फाइट करें, कॉलोनियल रूल के खिलाफ में हम लोग विद इन जो है वो फाइट करें, मतलब उसमें घुस के हम लोग जो है वो फाइट करें, ठीक है। तो डॉक्टर अंसारी वॉज अ ट्रांसपोर्टर ऑफ गांधीज आइडियोलॉजी। तो ये गांधी जी की आइडियोलॉजी के सपोर्टर थे एंड अ पार्ट ऑफ द नो चेंजर, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भी गांधी जी के फॉलोअर थे, ठीक है। तो ये भी क्या थे आपके, ये भी आपकी किस फिलॉसफी को सपोर्ट कर रहे थे? नो चेंजर की फिलॉसफी को सपोर्ट कर रहे थे। सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे, ये भी आपके बिलीव करते थे कंस्ट्रक्टिव वर्क में एंड सपोर्ट कर रहे थे गांधी जी को। तो ये भी क्या थे आपके, यही जो चीज़ें इनको क्या बना रही थी? नो चेंजर बना रही थी। तो ये भी आपका जो है वो आंसर इस क्वेश्चन का नहीं रहेंगे। तो आपके आंसर कौन है? मोतीलाल नेहरू, ठीक है। हम ना इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा मुझे टाइम दो, मेरे पास टाइम नहीं है, तो अभी हमने शुरुआत कर दी है, हम इम्प्रूवमेंट इसमें करते जाएंगे, ठीक है। अब देखो द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी में बनती है, वो कहाँ पे देखी जाती है? फैन के अंदर, हीटर के अंदर, ठीक है। कहाँ देखी जाती है वो आपकी? इंसेंडेंस बल्ब के अंदर या फिर स्टोरेज बैटरी के अंदर। तो आपको ये बताना है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। कौन सा? फैन, हीटर, इंसेंडेंसिंग बल्ब के अंदर या फिर स्टोरेज बैटरी के अंदर, ये आपको मुझे बताना है। तो स्टोरेज बैटरी जो है वो आपका ऑप्शन जो है वो सही रहेगा यहाँ पे। क्यों रहेगा? देखो ये किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं जो आपकी स्टोरेज बैटरीज होती हैं? ये प्रिंसिपल पे काम करती हैं कि ये क्या करती हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है ना, उसको कन्वर्ट कर देती हैं किसमें? आपकी केमिकल एनर्जी के अंदर में, जब ये चार्ज हो रही होती है, ठीक है, ड्यूरिंग दी चार्जिंग। दिस स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इज देन कन्वर्टेड। तो जो ये आपकी स्टोर केमिकल एनर्जी होती है ना, तो ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर में, जब ये क्या होती है? डिस्चार्ज होती है।
तो स्टोरेज बैटरीज क्या करती हैं, ड्यूरिंग द चार्जिंग ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती हैं केमिकल एनर्जी में, और जब डिस्चार्ज होती हैं तब ये क्या करती हैं, दोबारा से आपकी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट बैक कर देती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर में। आई होप आपको इतना समझ में आया। लेकिन जो फैन होता है, फैन क्या करता है, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता, वो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर में। किसके अंदर करता है, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में जो आपका हीटर होता है वो कन्वर्ट करता है, देखो फैन से मैकेनिकल, याद रखो हीटर क्या करेगा, अब हीट देते हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, तो ये आपको कन्वर्ट करेगा हीट एनर्जी के अंदर में। और दूसरी तरफ जो आपके इंसेंडेंस बल्ब होते हैं ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपकी लाइट में एंड हीट के अंदर में। अब बल्ब का काम क्या होता है, हीट तो वो देगा, उसके पास आप जाके हाथ लगाओगे ना तो देखना आपको हीट महसूस होगी। अब लाइट भी वो देते हैं, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है आपका लाइट एंड हीट एनर्जी के अंदर में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आइडेंटिफाई करना है आपको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द 8th लोकसभा। अब आपको मुझे बताना है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होते हैं, ठीक है। तो अब 8th लोकसभा की हम लोग बात करेंगे तो आपके पास में 4 ऑप्शन है, बीपी सिंह, मधु दंतवाते, राजीव गांधी एंड नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर रहेगा नन ऑफ द अबव। क्यों, देखो क्या होता है कि जो आपकी 8th लोकसभा है जिसका टाइम रहेगा आपका, अच्छा मुझे बताओ अब हमारी कौन सी लोकसभा चल रही है, 16th है, 17th है, कौन सी है, ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। देखो जो हमारी 8th लोकसभा है उसका टाइम रहेगा आपका 1984 से लेके 1989 तक का, ये आपका टाइम रहता है किसका, 8th लोकसभा का। फाइन, इसको नॉमिनेट करा था आपकी कांग्रेस ने, ठीक है। कौन सी पार्टी डोमिनेट कर रही थी आपकी 8th लोकसभा को, आपकी कांग्रेस अंडर दी राजीव गांधी, ठीक है। तो ये जीते थे आपकी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ में, इनके पास में बहुत ज़्यादा मेजोरिटी थी, तो ये डोमिनेट कर रहे थे आपकी 8th लोकसभा को, जिसकी वजह से नो ऑपोजिशन पार्टी सिक्योर्ड द मिनिमम रिक्वायर्ड सीट। जो आपकी 10% टोटल स्ट्रेंथ की जो आपकी सीट लेनी होती है तो वो किसी भी पार्टी ने जो थी वो सिक्योर नहीं करी थी, ठीक है। मिनिमम 10% जो है वो आपको टोटल स्ट्रेंथ लेनी पड़ती है ताकि आप ऑफिशियली डेजिग्नेट हो पाओ एज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। तो जिसकी वजह से देखो क्या हुआ था कि कांग्रेस डोमिनेट कर रही है, कांग्रेस के बाद में बहुत सारी मेजोरिटी है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी पार्टी जो है वो मिनिमम जो रिक्वायर्ड सीट्स हैं उनको सिक्योर नहीं कर पाती, और जिसकी वजह से आपको कोई भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो आपकी पोस्ट रहती है कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहेंगे, ठीक है, वो क्या रहती है, वेकेंट रहती है ड्यूरिंग दी 8th लोकसभा। तो जब देखो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है, तो 8th लोकसभा में क्योंकि कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी, जिसकी वजह से जो आपकी ऑपोजिशन पार्टी थी वो मिनिमम जो रिक्वायर्ड सीट्स के लिए आपका जो मिनिमम चाहिए होता है वो उसको सिक्योर ही नहीं कर पाई, जिसकी वजह से आपको कोई भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन देखने को नहीं मिलेगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ द अबव रहेगा। फाइन, आगे आ जाओ। उसके बाद में कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन 1991, ठीक है। तो इनको हमने देखना है, आ जाओ। तो ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, देखो 4 आपके ऑप्शंस है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप, ट्रांसफर ऑफ हांगकांग टू चाइना, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड नाम समिट। तो आ जाओ देखते हैं। देखो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका रहेगा 1, 3 एंड 4, ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो देखो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप 1991, आ जाओ क्या होता था, एक मास्ट्रिक्ट ट्रीटी जो है आपकी वो साइन करी गई थी 1991 में, जिसकी वजह से आपको क्रिएशन देखने को मिलेगी यूरोपियन यूनियन की। तो पेपर में ये भी आ सकता है आपका क्वेश्चन कि बताओ जो ये आपकी ट्रीटी है, ठीक है, जो मास्ट्रिक्ट आपकी ट्रीटी है वो किससे रिलेटेड है, तो वो किससे रिलेटेड है, आपकी यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है, क्योंकि इसी की वजह से क्या हुआ था, आपकी क्रिएशन हुई थी आपकी ईयू की। उसके बाद में आपका जो ट्रांसफ़र है वो हांगकांग टू चाइना, जो आपका हांगकांग ट्रांसफ़र करा गया चाइना को, वो करा गया था 1997 में। 1991 में क्या होता है, आपका ईयू की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन होती है। एंड देन 1997 में क्या होता है कि जो आपका हांगकांग है वो चाइना को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फाइन, और ठीक है, तो ये आपका अच्छा वहाँ पे गलत लिखा है मेरे ख्याल से ऑप्शन में, अच्छा लिखा नहीं है। ओके ओके ओके, तो हमसे 1991 का पूछा है ना, बट हमने क्या देखा है कि भाई जो हांगकांग है वो चाइना को ट्रांसफ़र कब करा जाता है, 1997 में करा जाता है। बट हमसे यहाँ पे कौन से इवेंट पूछे गए हैं, हमसे पूछे गए हैं यहाँ पे 1991 के इवेंट, ठीक है। अब उसके बाद में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो आपको 1992 में देखने को मिलेगा। तो इन्होंने ऑप्शन ये कैसे वो कर दिया, रुको वेट अ मिनट, ठीक है, ओके।
सो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑकर्स एवरी 4 ईयर, आपको पता है कि हर 4 साल में होता है ये आपका, ठीक है, हर 4 साल के बाद आपको देखने को मिलता है। तो इलेक्शन ईयर अच्छा 1992 रखा गया था, बट क्या हो गया था, कैंपेन एंड पॉलिटिक्स इवेंट, ओके। देखो इलेक्शन ईयर आपका ये रखा गया था और यहाँ पे हमसे सिर्फ इवेंट्स पूछे गए हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन 1991। तो जो इसकी कैंपेनिंग करी गई थी, जो पॉलिटिकल इवेंट्स हुए थे, वुड हैव बीन ऑन गोइंग इन लेट 1991, फाइन। उसके बाद में नाम की सबमिट आपको देखने को मिलेगी। 10th सबमिट आपकी नाम की जो है वो 1991 में आपको यूगोस्लाविया के अंदर देखने को मिलेगी, टुक प्लेस इन बेलग्रेड यूगोस्लाविया, कहाँ पे, 1991 में। तो ये 4 इवेंट्स आप पढ़ सकते हो। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा नाम, ठीक है, तो नाम के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है, हमने देखा क्यों इसका ऑप्शन जो था ये करेक्ट था और क्यों बाकी के ऑप्शन इनकरेक्ट थे। तो देखो एज यूएस इंटीग्रेशन एंड नाम सबमिट जो थी वो 1991 में हुई थी, एंड यूएस इलेक्शन जो थे वर सिग्निफिकेंट ग्लोबल इवेंट ड्यूरिंग दिस ईयर। तो उसी टाइम के अंदर आपको यूएस के इलेक्शंस भी देखने को मिलेंगी। और ये क्यों नहीं था, क्योंकि इसको 1997 में ट्रांसफ़र करा गया था हांगकांग को, चाइना को, ना कि 1991 में, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप देख सकते हो। अब आ जाओ, उसके बाद में स्टॉक फार्मिंग क्या होती है। तो ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो मैं आपको बता दूं। पहला ऑप्शन है आपका, देखो इतना आपको जाने की जरूरत है, सिंपल आप आंसर पे आ जाओ, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं है, फिर क्लास फालतू में स्ट्रेच हो रही है। तो इसका आंसर रहेगा स्टॉक फार्मिंग। देखो स्टॉक एंड फार्मिंग, तो फार्मिंग भी एंड स्टॉक भी, दोनों को मिला के। तो जो फार्मिंग कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन रियरिंग ऑफ कैटल एंड शीप, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्टॉक फार्मिंग बोलते हैं। तो स्टॉक फार्मिंग का सीधा सीधा मतलब होता है refers to agricultural practices focused on rearing and management of livestock like cattle, sheep, goat and poultry, जो आपकी ये होती हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, hen वगैरह, ठीक है। उसके बाद में इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, आपकी एनिमल हस्बेंड्री का एक एसेंशियल पार्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड ऑफन प्रैक्टिस इन रीजन्स विद द सुटेबल ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पे लैंड होती है चराने वाले, तो वहाँ पे ये आपको क्या मिलेगी, देखने को मिलेगी, ठीक है। आ जाओ आगे, ये ऑप्शन आपके क्यों नहीं रहेंगे, ये है आपका फूड ग्रेन से रिलेटेड, ठीक है, उसके स्टोरेज से रिलेटेड, ताकि हम जो है वो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएँ। ये कहीं भी आप किसी भी एंगल से आपका लाइफ स्टॉक रेयरिंग से रिलेटेड जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। बफर स्टॉक की यहाँ पे बात करी जा रही है। कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होता है, यहाँ पे ना बहुत सारे फार्मर्स के ग्रुप मिलके क्या करते हैं, ठीक है, फार्मिंग करते हैं। तो यहाँ पे कलेक्टिव फार्मिंग होती है, कोऑपरेटिव से कलेक्शन आपको जो है वो सबका देखने को मिलेगा, ठीक है, कलेक्टिवनेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये तो आपका आंसर नहीं रहने वाला। अब लार्ज स्केल जो है कैपिटल इंटेंसिव जो कमर्शियल फार्मिंग है, तो देखो यहाँ पे भी आपका फोकस जो है वो लाइफ स्टॉक के ऊपर नहीं है। यहाँ पे भी आपका मैकेनाइज जो है, जो आपका फोकस देखने को मिलेगा लार्ज स्केल फार्मिंग पे आपको देखने को मिलेगा। क्रॉप्स पे आपको फोकस देखने को मिलेगा, दूर दूर तक आपको यहाँ पे लाइफ स्टॉक पे फोकस आपको देखने को नहीं मिलेगा। आज हम सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट इन दैट स्टेट टू टीच यू, बिकॉज माई टंग इज ट्विस्टिंग, माई हैंड्स आर नॉट वर्किंग, सो सब कुछ मिक्सअप ऐसे ही हो रहा है। सो चलो इसको एक ऐसे ही डाल देते हैं। हमने 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 9th पे मूव ऑन करते हैं। अच्छा चलो बताओ मुझे, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होती है, दिस इज आर वेवलेंथ, ठीक है, ये 2 क्रेस्ट हैं और ये आपके ट्रॉ है, ठीक है, ये क्रेस्ट है, ठीक है। तो दिस इज द वेवलेंथ, ये हमारी क्या है, यहाँ से यहाँ लेके डिस्टेंस जो है वो आपका वेवलेंथ कहलाता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका वेवलेंथ कहलाता है। एक कंप्लीट जो आपका साइकिल बनता है वो आपका वेवलेंथ कहलाता है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ आपको बतानी है। तो अगर आपको पता हो, हमने याद करा था स्पेक्ट्रम, आपको स्पेक्ट्रम पता है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम को आप कलर्स कैसे याद रखते हो, तो आप याद रखते हो विबग्योर, विबग्योर, है ना। रुको मैं इसको थोड़ा साफ करके लिखती हूँ, रुको, विबग्योर। तो देखो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपकी जो वेव लेंथ है वो क्या होती है, स्पेक्ट्रम में आपकी इंक्रीज होएगी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती जाती है, आपकी कम होती जाती है। इधर से इस तरफ को मूव करोगे रेड से वॉयलेट की तरफ, तो आपकी वेव लेंथ जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है, वेव लेंथ आपकी कम होती जाएगी, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो आपको करेक्ट ऑर्डर डालना है। तो देखो, तो पहले क्या आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अच्छा, तो पहले वॉयलेट, फिर आपका इंडिगो, ब्लू, ठीक है। देखो वॉयलेट आपका कहाँ पे, वॉयलेट, ब्लू, अब ग्रीन को छो मिस कर रखा है तो येलो, उसके बाद में रेड। तो दिस वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपको स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए। देखो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है,
जब आप एक वाइट लाइट को, जब कोई आपकी जो वाइट लाइट है, जब आप क्या करते हो, उसको पास करवाते हो प्रिज्म के अंदर से, ठीक है, जब आप क्या करते हो, वाइट लाइट को पास कराते हो प्रिज्म के अंदर से, तब वो क्या करती है, वो स्प्लिट हो जाती है आपकी कितने कलर्स में, 7 कलर्स में। तो उन्हीं 7 कलर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो हम उसको याद कैसे रखते हैं, विबग्योर के नाम से। उन 7 जो कलर्स हैं उनको याद कैसे रखते हैं, विबग्योर के नाम से हम उनको याद रखते हैं, ठीक है। और जब हम ऊपर जाएंगे वायलेट से रेड की तरफ, तो वेवलेंथ आपकी इंक्रीज होती है, ठीक है। और जब नीचे आएंगे तब हम तो हमारी वेवलेंथ डिक्रीज होती है, और दोनों, और फ्रीक्वेंसी उस तरफ जाएंगे तो हमारी इंक्रीज होएगी, इस तरफ आएंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती रहेगी, डिक्रीज होएगी, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया। और सबसे ज़्यादा जो है वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की, शॉर्टेस्ट किसकी होती है, आपकी वॉयलेट की। देखो ये हमने जो है वो अरेंज कर दिया। सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको वॉयलेट की देखने को मिलेगी, और रेड की आपको सबसे ज़्यादा जो है वो देखने को मिलेगी। और ये वही बता रखा है कि आपके ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। उसके बाद में जो आपकी INA थी, वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज करी गई थी, तो ये आपके सिंगापुर में जो थी, वो जो है वो आपकी जो थी वो ऑर्गेनाइज करी गई थी, ठीक है। अब पेपर में वनडे एग्जामिनेशन दोगे तो वहाँ पे सवाल बन जाएगा कि बताओ जो आपकी INA, इसको किसने ऑर्गेनाइज करा था, तो आंसर होगा आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो कहाँ पे करी थी, तो आपकी सिंगापुर में ये आपकी करी गई थी, इंडियन नेशनल आर्मी, फाइन। was reorganized in Singapore in 1943 by the Netaji Subhash Chandra Bose after taking command from the रश बिहारी बोस। तो इनसे कमांड ली थी आपकी सुभाष चंद्र बोस ने, और उन्होंने क्या करा था, इसको सिंगापुर में रीऑर्गेनाइज करा था। और जो आपकी INA है, जो आपकी इंडियन नेशनल आर्मी है, इसने बहुत क्रूशियल रोल था जो आपका वो प्ले करा था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर में, इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। अब बाकी के ऑप्शन को अगर हम एनालाइज करें तो देखो, जो रंगून है, जिसको यंगून के नाम से भी जाना जाता है, वॉज वन ऑफ INA's ऑपरेशनल बेस। ये बेस था, बट नॉट वेयर इट वॉज रीऑर्गेनाइज, बट ये वो नहीं था जहाँ पे इसको रीऑर्गेनाइज करा गया था। ताइवान का कोई भी हिस्टोरिकल कनेक्शन आपको INA के साथ में या सुभाष चंद्र जी के साथ में देखने को नहीं मिलेगा। जो टोक्यो था वो सपोर्ट कर रहा था INA को और सुभाष चंद्र बोस को, लेकिन ये वो जगह नहीं थी जहाँ पे इसको रीऑर्गेनाइज जो था वो आपका करा गया था। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम 10 ही क्वेश्चंस को करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, बिकॉज आई डोंट हैव दैट एनर्जी राइट नाउ। तो हम 10 ही क्वेश्चंस कर लेंगे, रोज़ ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो चलो इसी के साथ में हम इस क्लास को ओवर करते हैं। सो एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। मुझे ज़रूर बता देना कि हम कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करें। देखो बहुत अच्छा था इसमें, मुझे आपको डोपलर इफेक्ट के बारे में पढ़ाना था, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में मुझे आपको आज की क्लास में पढ़ाना था, रिवर के कोर्सेज के बारे में मुझे आपको पढ़ाना था, बट मैं नहीं पढ़ा पाई आज। आई शेप्ड वैलीज पढ़नी थी हमने, ठीक है, हमने वी शेप्ड वैलीज पढ़नी थी, गॉर्ज पढ़ने थे, हमने कैनियंस के बारे में पढ़ना था, यू शेप्ड वैलीज के बारे में पढ़ना था। तो को पढ़ाने को बहुत कुछ था आज की क्लास में, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे। डोपलर इफेक्ट मुझे आपको पढ़ाना था, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के बारे में मुझे आपको बताना था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में मुझे आपको बताना था, जीमन इफेक्ट के बारे में आपको बताना था, स्टार्क इफेक्ट के बारे में मुझे आपको बताना था। चीज़ें थी बहुत सारी, रेड शिफ्ट के बारे में मुझे आपको बताना था, ब्लू शिफ्ट के बारे में मुझे आपको बताना था। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको आज बतानी थी, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम अनएबल टू कंटिन्यू दिस लेक्चर, ठीक है। तो कल की क्लास में शायद ही आपको मैं बता पाऊँ, शायद वो क्वेश्चंस आपकी आ पाए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इतना हमने करा, इसको रिवाइज कर लेना, और हम हर संडे को इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज भी करा करेंगे, ठीक है। तो मुझे फटाफट से बताओ, चलो रहने दो क्या क्वेश्चन पूछना है, चलो बता दो मुझे कि अनुशीलन समिति को किसने जो था वो स्टेब्लिश करा था। तो ठीक है, इसी के साथ में तो चलो बाय बाय।